अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि हर जुम्मा हमारी मुलाकात होती है दोपहर के 3 बजे और एक 2 या 3 शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब भी हमारे प्रोग्राम पे कोई मेहमान आता है तो ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करता है। आज के जो मेहमान हैं वो प्रोग्राम में चार चाँद लगाने आए हैं। बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं और साथ ही साथ कराची की आवाम के लिए दर्द रखते हैं दिल में कि कराची की आवाम के साथ अगर भला नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उनका कैसे भला किया जाए, ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें आज प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। मेरे साथ जावेद आलम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि एक शख्स जो कि कुछ ख्वाब लेकर घर से निकलता है तो क्या वो असल हकीकत बनते हैं या नहीं, उसकी एक प्योर एग्जाम्पल आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का प्रोग्राम पे। आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी। नहीं, आप इतनी चीज़ों में बिज़ी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी हम प्रोग्राम का में डिस्कस करेंगे कि आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है और जैसे कि आपके बानी को केस से जो है वो छुटकारा मिला, साइफर केस से छुटकारा मिला, उसका जश्न भी आपने मनाया और बाकायदा भूख हड़ताल पर भी आप बैठे रहे लोगों के साथ साथ। कहते हैं कि क़यादत कोई भी हो, ख्वाह वो पीटीआई हो, पीपी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, जो भी हैं, जमात इस्लामी, जो भी, आपके वर्कर्स का साबित कदम होना आपकी पार्टी को अव्वलीन सतह पर लेकर जाता है और जो कि आपके अंदर मैंने अमली नमूना भी देखा कि आप सिर्फ बात नहीं करते बल्कि उसको अमल जामा भी पहनाते हैं। तो सर मेरी कामयाबी उस दौर पर चलेंगे जब ज़िंदगी में जावेद साहब ने बहुत कुछ करने का सोचा था और वो किया, वो कैसे किया, तो इजाज़त है आपकी? सबसे पहला सवाल कि क्या बनना चाहते थे? शुरू से सियासतदान बनना चाहते थे? क्योंकि 9th और मैट्रिक ऐसा एक मेजर होता है जिसमें बंदा बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन होता कुछ बरक्स ही है, ये जो खुदा ने चाहा होता है। तो आप यही बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगा अपने उस्ताद को माशाअल्लाह। और हमारे जो फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं उनको। ज़ाहिर सी बात है, तरबियत जो है या तो आपके घर से होती है, बिल्कुल ऐसे या आपके जो असातिज़ा होते हैं, जो स्कूल होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। और अच्छे बुरे, ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। तो यही लोग हैं जो उसको अच्छे और बुरे की पहचान करवाते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि वो जो दौर था उसमें टीचर्स की बहुत इज्जत थी और स्टूडेंट जो था इज्जत करते थे। हाँ, क्योंकि वैसे ही उसको रूहानी बाप कहते हैं टीचर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और फिर दूसरी बात ये कि जो घर के फ़र्द थे वो भी उस्ताद को कहते कि भाई हमने बच्चा आपके हवाले कर दिया, अब आप जाने और ये जाने, हमारी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। सही। तो और फिर दूसरी बात ये कि बच्चा भी उस वक्त कोशिश करता था कि कोई शिकायत जो है घर में ना पहुँचे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अब जैसे हमारा स्कूल था, हमारे जो टीचर थे अफसर अली साहब, बाद में डिवीज़न ऑफिसर बने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, तो ज़बरदस्त उनकी मैनेजमेंट थी स्कूल की और वो निसाबी और गैर निसाबी दोनों सरगर्मियों में बहुत ही आला दर्जे के मुंतज़िम थे। क्योंकि वो वहाँ पे गेम्स भी करवाते थे, क्रिकेट भी करवाते थे और एग्ज़िबिशन भी करवाते थे और उसके अलावा मुकाबले बैतबाजी इसके, और इसके अलावा तालीम पे भी उनका बड़ा फोकस था और इसी तरह हमारे टीचर थे। तो ये सब उन्हीं की मेहरबानी है कि अच्छा। फिर दूसरी बात आपने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो एक शुरू से एक जज्बा था सोशल वर्किंग का। ज़बरदस्त। कि क्योंकि हमने उसी दौर में अपने जब इलाके में, जो हमारा नॉर्थ नाज़िबाद टाउन है, जो हमारा इलाका है, तो वहाँ पे हमने एक सोशल वेलफेयर की वो शुरू की थी, यंग मैन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। ज़बरदस्त। तो उसमें हम बच्चों के प्रोग्राम, क्योंकि उस वक्त आपको पता है गैर निसाबी सरगर्मियों को भी बहुत फोकस किया जाता है। और उस वक्त आपने देखा कि बच्चे ज़्यादातर, अब तो क्योंकि इसका दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चे बहुत कम बाहर निकलते थे। लेकिन उस वक्त क्योंकि ये नहीं थे तो सारे बच्चे बाहर ही खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते थे, और कोई क्रिकेट खेल रहा होता था, कोई फुटबॉल खेल रहा होता था, कोई जो है होटल पे या कहीं बैठ के शेर व शायरी कर रहा होता था। आपको पता है ये जितने भी शायर थे, ये ज़्यादातर इनकी बैठकें, ये जो पुराने हमारे शायर हैं बड़े बड़े, वो कहते थे कि हम फलां होटल में बैठते थे, शाम में सब जमा हो जाते थे, वहाँ चाय पीते थे, वहाँ अशार सुनाते थे, शेर व शायरी करते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा माहौल था। बिल्कुल ऐसे ही। और वो माहौल हमने देखा। और आज अगर हम देखते हैं तो आज थोड़ा सा उससे हटके इस तरह है कि आज बच्चा जो है वो बाहर कम निकलता है। अच्छा,
जो एक गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, जैसे हमारी क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो उसमें भी आप देखें कि उस वक्त की टीमें देखें और आज की टीमें देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, उस बिल्कुल। वक्त आपको पता है कि हम लोग टॉप 3 पे, कभी हमारी टीम फर्स्ट पे आती थी, कभी सेकंड पे आती थी, कभी थर्ड पे आती थी, और उसके बाद फिर टीम का एक और भी आपने मेयार देखा कि वो 9वें और 10वें नंबर पे भी आई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त की गैर निसाबी सरगर्मियाँ और उस वक्त के जो लोग थे, असातिज़ा थे, जो उस वक्त के जो पावरफुल लोग थे, वो अपनी कौम से, अपनी मुल्क से बहुत मोहब्बत करते ऐसा ही थे है, और ऐसा ही है। इसीलिए इन चीज़ों को वो प्रमोट करते थे। तो अब आप देखें हर तरफ सिर्फ करप्शन 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 के नारे लगे होते हैं, बाकी कोई नारा ही नहीं लगता। ऐसा ही है। तो अच्छा, जावेद भाई, एक पर्सनल सवाल अगर आप माइंड ना करें तो, अगर हम आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहें तो आपकी फैमिली को आप क्या रेटिंग करेंगे? आप टॉप मोस्ट हाई फाई फैमिली से थे, आप मिडिल क्लास से थे, या आप लोअर मिडिल क्लास से थे? देखिए हम मिडिल क्लास से थे, मिडिल क्लास से थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मिडिल क्लास, आपको पता है मिडिल क्लास तबका जो हमारी एक बहुत बड़ा तबका है बिल्कुल मिडिल ऐसा क्लास ही। का। और आपने उस वक्त देखा, अगर जब पाकिस्तान बना था और जो लोग पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी जाहिर सी बात है इंडिया से माइग्रेशन, जिसे ठीक। उर्फ आम में हम लोग महाजिर कहते हैं। बिल्कुल, वैसे अब बिल्कुल। तो हम तो महाजिर इसलिए नहीं कि हम तो, हमारी तो बाई बर्थ यहीं पे, क्योंकि ठीक, हमारे ठीक। आबा अजदाद ने हिजरत की थी, बिल्कुल। उन्होंने हिजरत की थी, वो महाजिर थे। लेकिन हम तो क्योंकि बाई बर्थ यहाँ के हैं, तो हम अपने आप को उर्दू स्पीकिंग कह सकते हैं, महाजिर नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ ये होता है कि वो महाजिर नहीं थे, वो बानिए पाकिस्तानों में से एक थे, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। नहीं, अगर वो नहीं आते या वो माइग्रेट करके नहीं आते तो पाकिस्तान कैसे बनता? देखिए बानिए पाकिस्तान में तो थे, जाहिर सी बात है, जो तहरीक चली थी, बिल्कुल। आपको भी अंदाजा है कि वो उन्हीं इलाकों में, जो यूपी सीपी के जो इलाके थे और जो दूसरे इलाके बांग्लादेश से मुल्क जो इलाके थे, बंगाल वगैरह इंडिया का, तो ये तहरीक तो असल में वहीं चली थी। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही। यहाँ पे तो मुसलमानों की वैसे भी अक्सरियत थी, इतनी नहीं थे, आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो अच्छा, क्यों महाजिर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हिजरत करके आए थे, मैं उन्होंने वैसे हिजरत नहीं की थी, तो जी, जी। इसलिए एक उनको शनाख्त के तौर पे बिल्कुल सिंबल उनको महाजिर दिया जाता है। कहा गया। लेकिन अब मैं हूँ, अगर मुझे कहा जाए तो मैं महाजिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बाई बर्थ कराची का हूँ, तो मैं कैसे महाजिर हो गया? आप पाकिस्तानी हैं। आबा अजदाद जो है, हाँ जी, जी। पाकिस्तानी, मतलब बाई बर्थ तो कराची के हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नहीं, वैसे मैं कोई कह रहा हूँ कि अगर लाहौर आप हम इंट्रोड्यूस कराएं तो आप हाँ, बाइबल पाकिस्तानी हम हैं। पाकिस्तानी कहलाएंगे बिल्कुल, अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सियासी जो चीज़ें हैं, आपने देखोगे पिछले 3 दहाइयों से जो सियासत चल रही थी, वो या तो मजहब पे चल रही थी या लिसानियत पे चल रही थी। और आप देखें जो पार्टियाँ देखें आप, तो देखें एक मिसाल है कि अगर पीपल्स पार्टी आप ले लें, तो वो सिंध से आगे उसकी अप्रोच रसाई नहीं नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। थी, बस सिंध में ही उसके पावर था, जो भी था। अच्छा, अब आप नून लीग को ले लें, नून लीग ने कितने इलेक्शन लड़े, लेकिन हमेशा उसकी अक्सरियत पंजाब से ही आती पंजाब से ही आती है। तो बिल्कुल इसका ऐसे। मतलब कि वो पंजाब की पार्टी थी। अगर वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी होती तो पूरे पाकिस्तान में उसकी गवर्नमेंट बनती, हर सूबे में बनती। अगर पीपल्स पार्टी का एक वक्त था जब भुट्टो साहब थे, तो उनकी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन आप देखें जब ज़िया साहब आए, ज़िया साहब के बाद जब लिसानी और मजहबी तफरके को परवान चढ़ाया, और कौमी पार्टियाँ जो है आस्ता आस्ता ख़त्म होती चली गई। और उसके बाद जितनी पार्टियाँ थी, वो नाम तो उनका था कौमी पार्टी, लेकिन वो लिसानियत पे चली गई। सही। अगर वो कौमी पार्टियां होती तो जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में अपनी गवर्नमेंट बनाते। ये थोड़ी कि पंजाब सिंध में जनाब पीपल्स पार्टी की बनना है, पंजाब में जनाब वो नून लीग की बनना है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो मजहबी जमातें हैं उन्हीं की गवर्नमेंट बनना है, और जो बलूचिस्तान है वहाँ सरदारों की इजारादारी थी। तो ये चीज़ें थी। अब आपने देखा फिर 2018 के इलेक्शन हुआ, उसमें फिर एक पार्टी कौमी पार्टी बन के उभरी, यानी PTI जो थी उसको हर मज़हब के लोगों ने वोट दिया था, हर कौमियत के लोगों ने वोट दिया था, हर जो पाकिस्तानी था चाहे उसका ताल्लुक किसी सूबे से हो, तकरीबन सब ने वोट दिए। फिर आपने 2024 में देखा कि लोगों ने बाहर से आके वोट दिए, और जो सर्वे आ रहे थे उसमें भी, सर्वों में भी वो 75 और 80% की लीड से ये जीत रही थी सब सर्वों में। लेकिन फिर हमारे यहाँ जो एक रिवायत चली आ रही है, गिराना है। जो बंद कमरों में एक रिवायत चली आ रही है, बंद कमरों में फैसले करने की, क्योंकि अवामी फैसले के अगर आप नाफिज करें मुल्क पे, तो अवाम, क्योंकि सारी जो कहते हैं ना गर्मी और सर्दी और धूप छाँव, ये सब अवाम बर्दाश्त करती है। सही बात। आज आप देख लें कि बिजली के बिलों पे जो टैक्सेस हैं बहुत ज़्यादा है, और बहुत जिस ज़्यादा। तरह बिजली के बिलों के मुआहदे किए गए, अब आप देखें ये 20-20 साल पहले के मुआहदे थे जो उस वक्त मंजर आम पे नहीं आए, और अब जब आवाम की हालत
गैर हो गई और वो अपने एक उनके टाइम गुजारना और अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। और आज आप देखें बिजली के यूनिट देख लें, पेट्रोल देख लें, और हमारे पड़ोसी मुल्क जिनके वसाइल कम है, उधर आप चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया में 2 रुपए यूनिट है, मैंने उस दिन पढ़ा, इंडिया में बिजली 2 रुपए यूनिट चल रही है अभी भी। तो हमारे यहाँ पर ना वो कायदे कानून पढ़ाते हैं, तो मैं वही देख रहा था, सही आप कह रहे हैं कि 2 रुपए यूनिट है। सबसे ज़्यादा जितनी सब कॉन्टिनेंट या एशिया सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में। और इसकी वजूहत भी सबको पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसकी तरफ कि आपने जो है वो एक बैटरी बनाने वाली निजी कंपनी से अपनी जॉब का आगाज़ किया। अच्छा, मुझे बताएं कि पहली जॉब थी आपकी है? जी हाँ, पहली जॉब थी। अच्छा जावेद भाई, पहली जॉब का पहला दिन बड़ा एक्साइटेड होता है और पहली सैलरी बड़ी ही एक्साइटमेंट वाली होती है कि उसका क्या करेंगे। तो जावेद भाई ने क्या किया था, उसको अपने पास रखा था या क्योंकि घर की ज़रूरियात थी तो अपनी वालदा या वालिद को दिया था, क्या किया था उसका, या आपने पार्टी कर दी थी पूरे पैसों की? असल में मेरे वालिद साहब भी उसी कंपनी में जॉब करते थे। ठीक है। और वहीं से रिटायर हुए। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि मार्केटिंग में था, मैंने शुरू से जितनी भी जॉब की है, जो भी किया है, वो ज़्यादातर मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें थी। ठीक है। और अच्छा, हमारा मार्केटिंग का ऑफिस में बाहर था और फैक्ट्री में, तो मेरी जो सैलरी वसूल करते थे वो वालिद साहब ही करते थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फिर वो मुझे जो भी खर्चा होता था देते। उस वक्त तो आपको पता है कि वालिद साहब का, आजकल तो वालिद साहब से बड़े फ्रेंकली हो गए बच्चे, और लेकिन उस वक्त तो अदब, एहतराम और तज़ीम होती थी। तो नहीं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो एक फासला है वो लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे फ्रेंड नहीं बने जैसे गली मोहल्ले के फ्रेंड। आप देख रहे हैं कि अब्बा के साथ गली मोहल्ले के फ्रेंड वाली बात हो रही है, तो ये चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत है। कॉन्फिडेंट होना, उनसे मशवरे करना, उनकी बात को अहमियत देना, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जहाँ बाप और बेटे का रिश्ते का आ जाए, तो वहाँ पे फिर फैसला जो है वो बाप ही को करना चाहिए। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, निजी कंपनी के बाद आप जो हैं वो जापान चले गए। जी, मतलब जापान कंपनी की तरफ से गए थे या अपनी तरफ से? अपनी तरफ से गए थे। आपको पता है कि उस वक्त भी एक था कि हर आदमी चाहता था कि मैं अमेरिका चले जाऊँ, जापान चले जाऊँ, इंग्लैंड चले जाऊँ। और आज तो खैर उससे ज़्यादा कहीं है कि हर नौजवान पढ़ा लिखा और हर कारोबारी वो इस मुल्क से जाना चाहता है। उसकी वजह कि यहाँ की पॉलिसियाँ ऐसी हैं। वसाइल नहीं है, जो वसाइल मौजूद हैं वो भी खींच लिए जाते हैं। नहीं, असल में वसाइल पे मखसूस लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप देखें ना कि जितने कारोबार हैं उस पर आप देखें कि मखसूस ख़ानदान और मखसूस लोगों का कब्जा है और उन्हीं के मुताबिक पॉलिसियाँ बनती हैं। तो आप और मैं किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है। जापान कितना अर्सा रहे? जापान में 5 साल रहा। 5 साल रहे हैं। जापान के बाद फिर आपने मुल्क में पलटने की इरादा किया और फिर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम जमाए? नहीं, पहले मैं इसमें था प्रॉपर्टी। अच्छा, उससे पहले आप प्रॉपर्टी में आए। ठीक है जी, प्रॉपर्टी में। जब मैं यहाँ पे आया था 2003 में, शायद 3, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था। ठीक है। और उस वक्त आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी का जो कारोबार था वो अपने उरूज पे था। सही। अच्छा, उस वक्त लाजमी सी बात है, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ प्रॉपर्टी का ही कारोबार है, बाकी कारोबार तो ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह रेट बढ़ रहे थे प्रॉपर्टी के। ठीक है। तो फिर मैंने वो काम शुरू किया, फिर इंडस्ट्री की तरफ आ गए। जब मुशर्रफ साहब गए और जरदारी साहब आए, तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी ने रिवर्स गियर लगाया। ऐसा ही है। प्रॉपर्टी ने नहीं, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ने भी, क्योंकि उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा जब जरदारी साहब आए तो कई स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो गई। ठीक है। तो लाजमी सी बात है, जब कारोबारी हालात इस तरह के होते हैं तो फिर बंदा कोई दूसरी साइड पकड़ता है। तो फिर मैंने 2007 में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ आया। अल मुसव्वर नितिन के नाम से जो है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आप प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री के बाद हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट की। तो दर्द दिल जो रखते हैं, जो देखते हैं, यानी आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर करता है लोगों की फलाह बहबूद, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइएगा जावेद भाई कि इस फील्ड में जब आए सोशल एक्टिविस्ट में, तो कहते हैं अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती है, आपको दूसरों के लिए जीना पड़ता है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उसकी वजह है कि अब जैसे अभी मैं बताऊं तो जो हमारी मिसेज हैं, हमारी जो खातून अव्वल हैं, उनको यही शिकायत होती है कि आप जो है टाइम नहीं देते। ऑफिस में होते हैं, ऑफिस से आते हैं तो फिर कोई प्रोग्राम होता है वहाँ चले जाते हैं, तो मुझे तो कोई टाइम ही नहीं देते। तो ये उनकी शिकायत बिल्कुल बजा है और मैं कोशिश करता हूँ कि
जो भी हो सके जबरदस्त, वहाँ पे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने सबको मैनेज करना है। जबरदस्त। ये ऐसे ही नहीं कि पता है घर के लोगों को शिकायत और बाहर के लोगों को जो है ना आप मुलाकातें करते रहें, तो ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका घर है, बिल्कुल ऐसे आपकी ही, फैमिली है, क्योंकि तालीम और तरबियत और देखभाल की जो जिम्मेदारी है ज़ाहिर है वो वालिदैन के ऊपर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे ही। आप ये देखेंगे जब हमारा दौर था तो हमारे जो वालिद साहब थे वो सबके वालिद साहब उस वक्त मगरिब तक घर आ जाते थे, और बच्चों को ये ऑर्डर था कि अब्बा के आने से पहले पहले घर घर आ जाओ, जाओ, क्योंकि अगर नहीं पहुंचे तो फिर अब्बा ने रास्ते ही से पकड़ के मारना है, कोट लगानी है। कोट लगानी है। तो यही तरबियत थी। जबरदस्त, यही चीज़ तो थी। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह महंगाई ने इस मुल्क पे पंजे गाड़े हैं कि आमदनी कम से कम होती चली जा रही है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी आप इस वक्त बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहे पानी का मसला ले लें, कराची, अगर हम कराची का देखें, बाकी मुल्क में भी यही मसाइल हैं, तो ना यहाँ पे पानी का आपको सही प्रॉपर इंतज़ाम है। आप देखें अक्सर और बेशतर इलाकों में, अच्छा पीने का पानी तो आप देखें कि तकरीबन 80-90% लोग बाहर से ही ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप गैस की सूरत हाल देख गैस तो आई नहीं थी 2 महीने से मेरे घर पे। गैस की सूरत हाल देख बिल्कुल। लें। फिर आप बिजली के देख लें कि इस वक्त देखा जाए तो हर घर में इस तरह बिजली को कंट्रोल किया जा रहा है कि जहाँ अगर कोई भी फालतू बल्ब जल रहा है तो फ़ौरन इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन बिल्कुल उसके ऐसा। बाद आप देखें लोड शेडिंग का वही दौरानिया है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि आपने जो एग्रीमेंट्स किए थे वो बहुत ही नाकिस और बहुत ही अवाम दुश्मन किए थे। सही। उसमें आपने देखें, अभी जो विक्की लीक्स आई है, जो दुबई लीक्स आई है, उसमें जो चीज़ें निकली हैं, जो फ्लैट मकान और जो कारोबार निकले, तो ये कहाँ से बन गए? ज़ाहिर है ये वही लूट मार है जो आपने गलत एग्रीमेंट किए, जिसका खमियाजा आज मुल्क और कौम भुगत रही है। सही। और आप और आपके बच्चे, आपने अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए तो महफूज कर लिया, लेकिन इस मुल्क और इस कौम के जो हाल किया है, और यही वजह है कि 2024 8 फरवरी को जो रिज़ल्ट आया था, जो जिस तरह चेंज किया गया, उससे एक बहुत ही, और बैरून मुल्क ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हमें तो कंट्रोल कर लेते हैं इदारों के ज़रिए, लेकिन बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनका जो रिएक्शन आता है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं यही कहूँगा जावेद भाई कि अगर आप कंपैरिजन करें ना अपने पड़ोसी मुल्क का, तो अगर जो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा साल कमाने के बाद जो 1 महीने छुट्टी का उनको मिलता है, लोग तो वो भी घर नहीं आते बेचारे, वो भी कमाने में। अब जो पोजीशन हो गई, और आप यकीन करें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर मैंने भी पढ़ा कि एयर के ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए कि अगर आप इंडिया से दुबई तक का टिकट देखते हैं, रिटर्न टिकट जो है वो दुबई से अगर आप देखें या कुवैत से अगर आप देखें, तो कुवैत से मैंने उस दिन देखा था तो 25 KD आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान का वही टिकट 200 दिनार का है। 200 दिनार यानी 2 लाख रुपए का टिकट है रिटर्न। तो कहाँ 25 KD और कहाँ पे 200 दिनार। तो वही वाली चीज़ है कि हमारे जो वाकई में जैसे आपने कहा कि गलत फैसले जो कि आवाम को देखने पड़ते हैं, और मजीद भी हम इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि हम करीब तरीन ब्रेक के, आप गलत फैसले नहीं, आवाम दुश्मन फैसले बोले, आवाम दुश्मन फैसले, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका सारा असर जो है आज आप बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में जो टैक्सेस दे रहे हैं, जो जिस तरह ज़ाहिर है IMF से जो आपने कर्ज लिया है, अब देखें आप IMF के अरबों डॉलर के मकरूज हैं, ऐसा ही है, लेकिन आपके मुल्क में वो नज़र नहीं आ रहे, तो वो कहाँ गए? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि IMF से हम मुआहदे पे मुआहदे करते चले जा रहे हैं और वो हमें जो है वो कर्ज़ों की बोझ के नीचे दबाने के बाद हमारे वसाइल भी हमसे छीन रहा है कि जो कम आमदन वाले उस पर भी टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इसका मतलब तो ये कि हम कौम को मफलूज कर रहे हैं। हो गए सर, मसला ये है कि देखें आप अगर आप ये देखें, अभी चाइना की मिसाल लें, चाइना के जो सदर हैं, क्योंकि सदारती निज़ाम है, वो मैं ख्याल अभी तीसरी दफ़ा होंगे। अच्छा आप देखें इंडिया में मोदी साहब हैं, मोदी साहब 2 टर्म अपने पूरे कर चुके हैं, ये तीसरा उनका इलेक्शन हो रहा है और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब आएंगे। इसी तरह आप तुर्की का देख लें और आप मलाइशिया के महातिर मोहम्मद साहब का दौर देख लें कि इन्होंने जब शुरू किया था तो मुल्क कहाँ था, और जब ये इक़्तिदार से अलग, जैसे महातिर मोहम्मद तो काफ़ी अर्सा हुआ अलग हो गए, बाकी लोग अभी चल रहे हैं, तो उनका मुल्क ऊपर जा रहा है। मतलब वो उन लोगों को मुंतखब कर रहे हैं जो मईशत को जानते हैं, जो ईमानदार हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम जिनके विक्की लीक्स में नाम आए, जिनके दुबई लीक्स में नाम आए, हम उनको हुकूमत में ला के दोबारा बिठा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बिठाने वाले हैं वो भी इनके बिजनेस पार्टनर हैं या क्या है, कि जिसकी वजह से आप कौम की ये हालत हो गई। आप देखें अभी तक जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि जी पेट्रोल फ्री जा रहा है, बिजली के बिल नहीं दे रहे, बिजली फ्री है ब्यूरोक्रेसी को, तो फिर ब्यूरोक्रेसी उसके अजाले के तौर पे या उसके बदले के तौर पे
इन लोगों को हुकूमत में लेके आती है कि जो फिर ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको फिर वो मराद देती हैं, प्लॉट देते हैं। तो इस तरह ये एक बंदरबाट है, आप मुझे नवाजें, मैं आपको नवाजूंगा। तो इसी तरह आपका भी काम चलेगा, मेरा भी चलेगा। और यही वजह है कि खान साहब जो इनसे हाथ नहीं मिलाते, या वो कहते हैं पहले उन लोगों को सज़ा दी जाए कि जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। जाहिर सी बात है ये मुल्क 3.5 साल में तो यहाँ नहीं पहुँचा, ये 3.5 साल से पहले ही पहुँच चुका था ये। तो उनका मौक़िफ़ है, और आप देखें उनके मौक़िफ़ की आवाम ने इलेक्शन में भरपूर तायद की। बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जावेद भाई मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे जनाब तो फिर जावेद भाई से सवाल करेंगे कि कराची का ताहाल जो कोई मुहाफिज क्यों नहीं है, और कराची इतने बदतरीन हाल में क्यों मौजूद है कि वहाँ पर आए दिन निहत्ते बच्चों को, इंजीनियर बच्चों को और वीलॉगर्स को मारा जा रहा है, उसका कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जावेद भाई बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें बता रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जावेद भाई मेरा जाते जाते आपसे सवाल था कि कराची का ताहाल कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर बच्चा 1 साल पहले शादी होती है, केमिकल इंजीनियर बनता है, माँ बाप के ख्वाब होते हैं कि बेटा अब बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो घर से बेगम की फरमाइश पर, माँ की फरमाइश पर, घर वालों की फरमाइश पर बेकरी पर सामान लेने जाता है, वो सब चीज़ें दे देता है और उसको फिर भी गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। तो उसके पीछे क्या साजिश है? क्या हम ये सोचते हैं कि बस कराची में यही होना है? और हम भी अब ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं घर वालों से मिल के निकलता हूं और ये कह के निकलता हूं कि पता नहीं भाई मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो अब एक बहुत ही अफसोसनाक, और इस पर मतलब बात करते हुए दिल बहुत ही अफसरदा हो जाता है कि आए दिन, अच्छा ये कोई 1-2 वाक़यात या 2-4 वाक़यात नहीं है, ये तसलसल से साल से ही चल रहा है। सही। और आपने देखा कि अभी तक भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 75 अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं कराची में, आपको पता है कितनी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। आप ज़रा सा भी कुछ करें आपको फ़ौरन पकड़ लिया जाता है, और आपको जो है ना बहुत सारे मामलात में उलझा दिया जाता है। तो क्या वजह है कि कातिल और लुटेरे दंदनाते फिर रहे हैं? ऐसा ही है। मतलब हम तो जेल में कौन क्या फिर जावेद भाई? जेल में इतने लोग हो गए। अच्छा, ये मुझे आईजी साहब ने बयान दिया था, ये पता नहीं डीआईजी ने दिया, कि इस वक्त सेंट्रल जेल में गुंजाइश नहीं है और 6000 अफराद। तो उनसे ये पूछा जाए कि जब ये बाहर सारे दंदना रहे तो जेल में कौन है? मैं वही कह रहा हूँ, ये तो कोई पार्टी या तो फिर आपने छोटे मोटे लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया है, और जो असल किरदार हैं इसके, जो असल बुनियाद हैं, उनको आपने फ्री हैंड दिया हुआ है कि जनाब हम छोटों को पकड़ लेंगे, आपको छोड़। क्योंकि उसकी वजह कि अगर आपने मुजरिम को पकड़ा है तो ग्राउंड पे भी कुछ तब्दीली नज़र आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे नौजवान, इसमें अक्सरियत नौजवानों की, और ये बहुत बड़ा अलमिया है, वो नौजवान, और वो जो हम अब जैसे अभी आपने जिक्र किया गोल्ड मेडलिस्ट जो थे हमारे, और उनकी अभी 1 साल पहले शादी हुई थी और किस तरह वो गए। आप मुझे बताएं, कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होगा वो यहाँ पे रुकेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें इसी वजह से, यही वजूहात हैं जिसकी वजह से आप देखें नौजवान तबका जो है, जो मुल्क का मेमार होता है, जो मुल्क को संभालता है, चलाता है, वो कितनी तेज़ी से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप देखें इस वक्त जो नकल मकानी हो रही है, मुल्क से जो लोग बाहर जा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर या तो बिज़नेस कम्युनिटी जा रही है या फिर नौजवान जा रहे हैं पढ़े लिखे। और उसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एक खौफ और एक ये दहशत का जो माहौल, लाजमी सी बात है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? भाई ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, अपना एक जो काम है, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो जिनकी ज़िम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं? तो ये अभी आपने देखा कि सरीना पे अभी कल एक वाक़या हुआ व्लॉगिंग की वजह से। आप ये देखें कि वो बच्चा वहाँ एक वीडियो बना रहा था और उसकी गार्ड से तकरार हो जाती है, जबकि वो कोई सुनसान इलाका नहीं है, बहुत रश वाला इलाका है, कोई किसी, और वो सब जानते थे। आपने ऐसे शख्स को बंदूक पकड़ के वहाँ बिठा दिया कि जिसको इतना शऊर नहीं है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके आगे नताइज क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा। आपने देखा, अच्छा फिर आपने बंदूक दे दिया और उसने जो गोली चलाई, मैंने जो तफसीलात वहाँ पे मालूम की कि पहली गोली तो साइड से निकल गई और दूसरी गोली उसके दिल के
आर पार हो गई। सही। तो आप मुझे बताएं, ऐसे मतलब कि ना तजर्बेकार बंदे को आपने वहाँ लोडेड पिस्तौल दे के बिठाया हुआ है, और जबकि वो रश वाला इलाका है, कोई सुनसान भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आप सिक्योरिटी के इंतजामात इतने प्रॉपर क्यों नहीं करते? क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरी कराची के जितनी भी मार्केटें हैं, चाहे वो लालू खेत हो, चाहे वो सरीना हो, चाहे वो तारिक रोड हो, उससे जो रेवेन्यू जाता है, इसका भी आपने अक्सर और बेशतर टीवी पे पढ़ा होगा कि सिर्फ एक कराची की मार्केट से तकरीबन पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध में जितना रेवेन्यू जाता है वो कराची की एक मार्केट से जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कराची 90% सिंध को देता है और 65-70% वफाक को देता है। जबरदस्त। तो इसको तो सेफ सिटी होना चाहिए, इसको तो इतना सेफ होना चाहिए कि बाहर से अब आप देखें ना, आप जापान कारोबार के लिए जाते हैं तो आप कुछ नहीं सोचते, क्यों? वो एक सिविलाइज मुल्क है और आपको पता है कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। सही। आप अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी खुलेआम नहीं है, इक्का दुक्का छोटी मोटी वारदातें होती हैं। अब दुबई चले जाएं, कितने दुबई सेफ चले हैं? जाएं आप, तो क्या वजह है कि वहाँ पे नहीं? क्योंकि वहाँ पे कानून। लेकिन जब हम हुकूमत में और जो ब्यूरोक्रेसी है, जब तक हम वहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी सरपरस्ती कौन करता होगा? ज़ाहिर इतने खुलेआम जब ये वारदातें कर रहे हैं, और आपने एक दो वाक़यात देखे होंगे कि उन्होंने चीज़ें दे दी। अभी जैसे जो गोल्ड मेडलिस्ट था, इसके बारे में जो क्योंकि इसके कज़न भी साथ था, कि इसने मोबाइल भी दे दिया, पर्स भी दिया, फिर मारने की क्या वजह था? इसका मतलब वो लूटने नहीं आए थे, वो दहशत अपनी एक रखने आए थे, ताकि जब वो लूटें। और हमारे कुछ अर्से पहले एक पुलिस ऑफिसर से, IG थे ये DIG थे या SSP थे, मुझे नहीं पता, उनका ये बयान आया था कि जब कोई लूटना है तो आप अपनी चीज़ें बगैर मज़ाहमत के उनके हवाले करते हैं और अपनी जान बचाएं। सही। तो जब आप लोगों को ये दर्ज दे रहे हैं, तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? फिर तो मतलब इसका तो कंफर्म एक मैसेज हुआ ना जावेद भाई कि हमारे पास सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कोई इक़्तिदामात नहीं है, अपनी मदद आपके तरफ अपने आप को बचाएं। तो अब लोगों का यही डिमांड हो रही है। अब आप देखें, लोग जो आए दिन आप देखें बयानात आते हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला दिया जाए, ताकि वो अपने, क्योंकि आप तो नाकाम हो गए, इदारे तो तनख्वाहें ले रहे हैं, मराद ले रहे हैं, लेकिन नाकाम हो गए। तो जाहिर सी बात है, अब मैं जो मेरे घर है तो उसका मुहाफ़िज़ मैं खुद हूँ ना, आपके घर के मुहाफ़िज़ आप हैं। और बस ये सोच के और ये बोल के दिल अफसोस करता है, बिल्कुल। क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। जावेद भाई एक सवाल और है कि जो आवाम का भी मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब मैंने एक बयानिया पढ़ा जिसके अंदर 3 महीने तक सिंध गवर्नमेंट ने पर्सनल असला लेकर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। तो इट्स मीन कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं लेके जाएंगे? देखें, अभी पिछले दिनों जो निगरान गवर्नमेंट में जो वज़ीर दाखिला थे, जी बाकर साहब, जो रिटायर्ड हारिस साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, उनका शायद आपको एक नज़रों से एक बयान गुजरा होगा कि सिंध में डाकुओं की सरपरस्ती सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही जो ज़िम्मेदार आदमी है, जो सिंध गवर्नमेंट में निगरान वज़ीर दाखिला रह चुका है, ये उसका बयान है। सही। तो फिर आप सिंध गवर्नमेंट से ऐसी काली भेड़ों को क्यों नहीं निकालते? सही। आप क्यों नहीं उनका एहतसाब करते? इतना अहम शख्स और इतने अहम ओहदे पर, और फिर उनकी सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, तो उनकी सारी ज़िंदगी भी सिक्योरिटी में के इदारों में गुजरी है। तो उनसे बेहतर और उससे अब वो शख्स इस किस्म का बयान दे रहा है, तो आप अंदाज़ा करें कि इस बयान की कितनी अहमियत है। तो उसके बाद हमारी जो इदारे हैं उन्होंने उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? सही भाई, एक जिम्मेदार आदमी ने कोई बयान दिया था तो वो फिर उससे तफसीलात भी मालूम हो जाती, तो आप उनकी तहकीकात करते हैं और उनको, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप देखें कराची जो रेवेन्यू देना, आज यहाँ बेरोज़गारी की शरह देख लें, अदम तहफ़्फ़ुज़ की शरह देख लें, बुनियादी सहूलतें देख लें कि आवाम को इतना टैक्स देने के बाद भी और इतना लुटने के बाद भी ना पानी मैसर है, ना बिजली मैसर है, ना गैस की जो है, आप देखें गैस के जो पहले बिल आते थे 24 घंटे गैस आती थी 300-400, आज 1000-1200 आ रहे हैं और चंद घंटे गैस आती है। नहीं, गैस के हमारी तरफ तो पानी आ रहा है। हाँ, तो पानी आ रहा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप मुजरिमों को सज़ा नहीं देंगे, जुर्म ख़त्म नहीं होगा। ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ आप, जैसे आप अभी सऊदी अरब की या जापान की या कहीं की भी मिसाल देते हैं, तो वहाँ जुर्म होते ही मुजरिम को सज़ा दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही उसे ब्लैकमेल नहीं किया जाता, उसकी कोई नई पार्टी बना के उसको उस नई पार्टी में शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है, सियासतदान और मुजरिम में अब फ़र्क होना चाहिए। लेकिन हमने
सियासी पार्टियों के जो सियासत चल रही है उसमें आप देखें कि मुजरिम और सियासतदान एक साथ खड़े, तो फिर सियासतदान भी मुजरिम ही कहलाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और खान साहब आप देखें, ये लोग बैठ के बात करने की बात करते हैं खान साहब से कि बैठे हैं बात करें, लेकिन जब खान साहब मुजरिमों को सजा देने की बात करते हैं तो कह रहे हैं वो पिछला भूल जाए, आगे देखें। सर तो पिछला भूल जाए, 75 साल में जो मुल्क का हाल हुआ है वो आप भूल जाए, आगे तो आप देखें आपने कर्जों का एक बोझ चढ़ाया हुआ है अपने ऊपर। ऐसा ही है। तो अगर वो भूल जाएंगे तो ये कर्जे कौन देगा? फिर ये आवाम पे जाएगा सारा, जैसा कि जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में, गैस की मद में टैक्सेस लगा के आवाम से वसूल की जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारी जो कर्जे हैं और जो सारी लूट मारे इसको भूल के और ये सारा बोझ आवाम के ऊपर डाल दें, इसका तो फिर मतलब यही हुआ ना। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पहले तो कहते थे बच्चा कर्जे में डूबा हुआ है, अब तो शादी होने से पहले हम भी पता नहीं जितने बच्चे भी होने वो फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ये खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ। तो आप उमर शरीफ के पुराने ड्रामे निकाल लें, अनवर मकसूद साहब के प्रोग्राम निकाल लें। जब खान साहब की पार्टी इख्तियार में थी नहीं, ना केपीके में भी थी, जब भी जो वो प्रोग्राम, जाहिर सी बात है जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो तंज़ो मिज़ाह के हों, चाहे वो स्टेज प्रोग्राम हो, ये कुछ हो, उसमें उस वक्त के हालात के मुताबिक ही गुफ्तगू हो रही होती है। ऐसा ही है। तो उमर शरीफ के आप ड्रामे निकाल लें, वो भी करप्शन पे ही गुफ्तगू कर रहे हैं। अनवर मकसूद साहब के प्रोग्राम आप निकाल लें, या XYZ और ड्रामे निकाल लें, अमजद इस्लाम अमजद साहब के ड्रामे निकाल लें, ये बहुत नूरुल हुदा शाह साहिबा जो है राइटर, उनके ड्रामे निकालें। तो ये तो इमरान खान से पहले के सारी बुराइयाँ और ये सारी चीज़ें थी जो अब हमारी मौजूदा PDM कहती है जी तो खान साहब। तो सर आप तारीख़ का मुताला कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके दौर में, हमारे 3.5 साल के दौर में तो आप देखें कारोबार 6% पे चला गया था, GDP कहाँ चली गई थी। और जो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो पैसा जमा करवाया था करोड़ों डॉलर के हिसाब से, फिर वो उसके बाद निकाल क्यों लिया उन्होंने? अगर इस गवर्नमेंट के ऊपर उनका एतमाद होता तो आज भी वो डॉलर भेज दें, आज भी वो तो ये होती है लीडरशिप। और फिर हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो एक अरसे से इदारे चला रहे हैं, चाहे वो अलखिदमत ले लें, चाहे वो ईदी ले लें, चाहे वो छीपा ले लें। तो अगर ये इदारे आप साइड कर दें तो गवर्नमेंट तो ज़ीरो है। ऐसा ही है। यानी आपके पास जो एम्बुलेंस पहुंचती है वो भी प्राइवेट है, आपके जो हॉस्पिटल है, आप देखें सरकारी हॉस्पिटल का जो हाल है वो भी आपके पास सिर्फ डॉक्टर फ्री है, बाकी सब कुछ खुद लाना पड़ता है। तो और प्राइवेट में जाते हैं तो इस वक्त लोगों की इस्तिताअत नहीं कि वो प्राइवेट इसमें अपना इलाज करवा सकें। सोच भी नहीं सकते। अब इसके इन मसाइल के बाद आप किस तरह कह सकते हैं कि अवाम जो है वो सिर्फ आपके भाषण सुने और उसके बाद जनाब जी के नारे लगाए। बहुत अच्छी तरीके एक मेरी आपने नज़र घुमाई कि मैं मार्केट हर कोई जाता है मार्केट, तो मार्केट में गुजर हुआ तो वहाँ पर मैंने देखा कि पुराने, अब जब नया दौर आता है तो उस वक्त जिद्दत आती है ना चीज़ों में कि आप नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, आप AC नए किस्म के ला रहे हैं सबको। पाकिस्तान के अंदर लालटेनों का दौर वापस आ रहा है कि ये डिफरेंट टाइप के लालटेन आप लेकर, मतलब आप हमें माजी के दौर में लेके जा रहे हैं। अब आप देखें फैक्ट्री एरिया में, आप देखें कि जैसे डाइंग फैक्ट्री में गैस वगैरह, और गैस के ज़खायर हमारे पास 1952 में जो निकले थे वो आपको पता है, लेकिन हमने उसको कोई उसका फ़ायदा नहीं उठाया। ऐसा ही है, बेदरीग उसको इस्तेमाल किया। और आपको पता है कि बहुत सारे इदारों को तो फ्री थी सब चीज़ें, फर्टिलाइज़र ये वो, उनको तो आप सब्सिडी देते थे। तो पहले आप मुल्क तो बना लेते, सब्सिडी तो जब देते जब मुल्क बन जाता। सही। आपने जो वसाइल थे, कुदरती वसाइल थे, उनका बेदरीग इस्तेमाल किया। आपने इदारे जो थे, आप देखें इदारे हमारे इतने कमज़ोर नहीं थे। आप सुनते होंगे कि जो दूसरी जंग अज़ीम और पहली जंग अज़ीम में जो यूरोप की कंट्रीज़ तबाह हाल हो गई थी, उनके लोग यहाँ पे जॉब करने आए और हमने उनको इमदाद दिए। एक पाकिस्तान का वो वक्त भी है, कराची का वो वक्त भी है जब कराची में इंडिया से भी अफराद आते थे रोज़गार के लिए, बांग्लादेश से भी आते थे, और मलेशिया और जो और बहुत सारे मुल्क हैं सही, वहाँ से जो रोज़गार के लिए आते थे। और इवन जापानी, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जापानियों तक से, जब मैं जापान में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी एक वक्त में, जो बुज़ुर्ग थे वहाँ के, कि हमने पाकिस्तान में जॉब के लिए हम गए, क्योंकि जापान तो तबाह हो गया था एटम बम के बाद। तो उस पाकिस्तान का आपने क्या हाल कर दिया। ऐसा ही है। तो इस पे अब मसला है कि अभी, और अच्छा फिर मज़े की बात यह है कि अभी भी हम अपनी जो लाइन और लेंथ है उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम वही 9 बॉल की तरफ जा रहे हैं और आउट। हमारे यहाँ पर मैं जो समझता हूँ जावेद भाई, जितनी मेरी अकल, हम देखें
कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं आपके जो बानी पीटी हैं इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूं तो वो भी कंप्लीट इंसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ वाहिद ज़ात खुदा की कंप्लीट है। बिल्कुल। वहाँ पर उनकी अगर बुराइयों की बात करें तो अच्छाइयाँ भी तो उस शख्स में है ना। जब खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जिस शख्स ने बात की तो माने ना कि वो बात, जब उनका इक़्तिदार था तो उस वक्त कितनी एयरलाइंस ने पाकिस्तान का रुख किया जो कि उतरते साथ बंद हो गए। बड़े बड़े बिजनेस जो टाइकून थे वो पाकिस्तान आ गए और उन्होंने कारोबार किया था। तो और उस वक्त की पाकिस्तान में जो कोरोना में जो पॉलिसी थी उसकी दुनिया ने तारीफ की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वही शख्स कर सकता है जो मुल्क से मुखलिस हो, जो जिसकी नज़र में काबिलियत की इज्जत हो। अगर सिफारिशी कल्चर होता तो आज हमारा कोरोना में जो हाल होता वो फिर सबके सामने था, क्योंकि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो तो बार बार आगे कहते हैं मार्केटें बंद कर दें, ये बंद कर दें, वो बंद। सर आपका मुल्क मुतहम्मिल है कि कारोबार बंद करके आप लोगों को जो महाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूरोप की जो कंट्रीज़ है वो तो मुस्तहकम थी, उन्होंने तो लोगों को घर बैठे तनख्वाहें भी दी, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। क्या आप ये कर सकते थे? और अगर नहीं करते तो फिर इस यहाँ की आवाम का कौन पुरसाने हाल होता। मैं जावेद भाई यहाँ पे एक बात और करूँगा कि आप तो उन स्कूल माफिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते जिसके बारे में आप एक पर्चा निकलता है जून जुलाई की जो फीस लेगा उसको हम इतना जुर्माना करेंगे। जून जुलाई की फीस तो जनवरी फरवरी के साथ ले ली जाती है, तो उसके बाद आप क्यों नहीं उनके खिलाफ बात करते? इस पे मैं कोरोना के दौरान एक हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल में सखी हसन पे, तो वहाँ पे यही केस हुआ था कि कोरोना के दौरान बहुत सारी फीसें माफ़ हुई थी, लेकिन जब इम्तिहान करीब आए तो उन्होंने कहा जी हम इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे, हम रिज़ल्ट रोक लेंगे। और ये अच्छा आपको पता है प्राइवेट स्कूल में 10 या 15% बच्चे आप फ्री पढ़ाएंगे, ये लॉ है, कानून है। अच्छा, ओके। कि 10% आप वो बच्चे लेंगे जो बेचारे फीस नहीं दे सकते या उनके वालिदैन नहीं, कोई भी मसला है। तो जब मैं खुद इसका ऐनी शाहिद इसलिए हूँ कि वो केस मैंने खुद ही हैंडल किया और मैं डायरेक्टर एजुकेशन के पास गया सिंध के। सही। तो इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि सिंध हमारा जो है तालीम के मामले में कितना है। और इस पर मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि जब मैं डायरेक्टर साहब के पास गया और मैंने कहा कि जी ऐसे ऐसे ये जो स्कूल है और वो बच्चों की फ़ीसें हैं और वो कह रहे हैं कि जी उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं मैडम वहाँ की। तो उन्होंने कहा जी अच्छा देखें आप ये 17 नकात हैं, अगर आप फीस, मैंने कहा आप एक लेटर लिख दें, मैं ले जाके दे देता हूँ ताकि उन बच्चों की बेचारों की फ़ीस से माफ़ हो जाए, क्योंकि वो नहीं दे सकते, उनके वालिद का कारोबार नहीं चल रहा, आप चाहें तो उसकी तहकीकात भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करें कि इनके वालिद साहब क्या करते हैं, ये किराए के मकान में रहते हैं तो एग्रीमेंट लिया है, मतलब 13-14 उन्होंने नुकात रखे कि ये चीज़ें आप पूरी कर लें तो फिर हम। मैंने कहा सर इतनी पूरी करने की बजाय फिर वो 4000 किसी कर्ज लेके फ़ीस जमा नहीं करवा दे। और मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम को बेस बना के ये कहती है कि जी आप हमसे अरबों का हिसाब नहीं ले सकते। यानी जब वफाकी गवर्नमेंट हमारी थी और जब वो कहती थी कि जी हमने आपको जो फंड्स दिए हैं उसका आप हमने हिसाब दे, तो कहते थे 18वीं तरमीम के तहत आप हमसे हिसाब नहीं मांग सकते। और उन बच्चों की फ़ीस के लिए उन्हीं का सरकारी जो डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल थे उस वक्त, तो वो कहते हैं कि जी आप ये काम करेंगे तो फिर मैं जो है लेटर दूंगा और फिर मैं फ़ीस माफ़ करवाऊंगा। अब वो नकात पूरे करने के लिए बंदा अपनी जॉब से करे तो इससे बेहतर दे कि वो अपने बच्चों की कैसे उधार कर्ज लेके फ़ीस जमा करवा दे। ऐसा ही है। तो ये जो हमारी ये तजाद है ना कि मैं हिसाब नहीं दूंगा लेकिन आपको हिसाब देना होगा। हिसाब देखें, सरकारी जो टैक्सेस का है उसका हिसाब तो हर आदमी को देना चाहिए, और क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो टैक्सेस का पैसा आपकी मीरास नहीं होता, वो एक अमानत होता है जो आपने तालीम पे, सेहत पे और रोज़गार के जो मौके हैं उसके ऊपर खर्च करना होता है। वो आपके ज़ाती मिल्कियत नहीं होते। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे हम कौमी ख़जाने को ज़ाती मिल्कियत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और आप देख लें कि चंद ख़ानदानों ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। अभी आप देखें तोशा खाने का भी जब इन्होंने घड़ी का किया तो जब तफसीलात सामने आई तो पता चला कि इन्हीं ख़ानदानों ने जो खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खान साहब ने वो बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह एक तरीक़ेकार है वो ले। अच्छा फिर तोशा खाना का शुरू से था भुट्टो साहब के दौर से 20%, और पीटीआई ने आके अपने दौर में उसको 50% किया कि जब तोशा खाना से कोई भी चीज़ लेगा तो वो 50% पेमेंट करेगा, वरना इसकी पहले 20% पे ये जाती थी चीज़ें। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अलाउ नहीं थी, जो गिलानी साहब ने उस वक्त अलाउ करके गाड़ियाँ और ये दी।
तो ये अपने गिरबानों में झांकते नहीं है और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। तो बस यही कहते हैं कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ हमारे वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। जावेद भाई, आपके साथ वाकई में बहुत कम लगता है टाइम, कि प्रोग्राम 40 मिनट कहाँ गुजर गए नहीं पता चलता है। लेकिन ये कि आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से बात करते हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करते हैं, लेकिन आपकी बात में हमेशा ये चीज़ सामने आई कि आप आवाम को ज़ेरे गौर रखते हैं, ज़ेरे बहस रखते हैं कि आवाम के लिए बात की जाए। आप ये देखें कि हमारी जो पार्टी है, जी, मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूँ, जाहिर सी बात है कि वो किसी को पैसे दे के या इस तरह के प्रोग्राम कामयाब नहीं करवाती। बिल्कुल ऐसा ही है कि जनाब, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं जो कारकुन हैं, वो बेचारे अपने खर्च से आते हैं। किसी के पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मैं आपसे मुलाकात भी करवा सकता हूँ कि वो बसों से भी आते हैं, लेकिन प्रोग्राम अटेंड करते हैं और वहाँ से ना उनको कोई बिरयानी का लालच दिया जाता है, ना उनको कोई पैसे का लालच दिया जाता है। और वैसे भी जाहिर सी बात है, हम तो हुकूमत में है ही नहीं, और फिर जाहिर सी बात है हमारा ना भत्ता वसूली का सिलसिला है, ना कोई 2 नंबरी है। तो अब ये सिर्फ एक मिशन के तौर पे जो भी इसमें जुड़ा है, वो ये चाहता है कि इस मुल्क और इस कौम के लिए कुछ अगर बेहतरी हो सकती है तो वो करें। बिल्कुल जी। इसके अलावा जो इमरान खान का मिशन है वही पीटीआई के हर कारकुन का मिशन है। ज़बरदस्त। इसी के साथ जावेद भाई, आपको आखिरी बात करूंगा और उसके बाद प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे कि आपने माशाल्लाह जो अभी आपके कायद को जीत फतह मिली है, उस पर आपने मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन आपने मुझे मिठाई नहीं भिजवाई, बुरी बात है। वो तो पूरी कराची में हुई थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुई थी। अब आपने भिजवानी, यहाँ पे ड्यू है। नहीं बिल्कुल, जानो क्या, बल्कि हमें तो खुशी होती है जबरदस्त कि खुशियों में शरीक करना, उससे खुशी का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल देखा कि जिस तरीके से मैं कहूँगा कि आप लोग कारकुन मौजूद हैं, इसी तरीके से अगर हर पार्टी का कारकुन अपनी पार्टी के साथ वफा करे तो वाकई में पाकिस्तान फिर किसी के भी कहते हैं ना कि अंडा नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा। लेकिन पार्टी के कायद को भी वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि देखें कारकुन उसी वक्त आपको मुखलिस मिलेगा कि जब वो अपने कायद को भी देखेगा कि उसकी कोई जायदादें नहीं निकल रही, उसके ऊपर कोई करप्शन के ऐसे इल्ज़ाम नहीं। वरना आप देखें ना, पीडीएम की जो हुकूमत थी, इन्होंने सर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि कोई ऐसा केस निकला है कि जिससे हम इनको, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। अच्छा, फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनाब ये जेल जाएंगे, जेल में नहीं रह सकते। तो आज आप देखें कि तकरीबन साल हो रहा है और कितने मुकदमात कायम कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो अदालतों को भी फेस कर रहे हैं। जेल ना उनके दिल में कोई प्रॉब्लम हुआ, ना गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हुआ, ना हड्डियों का कोई प्रॉब्लम हुआ, अटल है। वरना आप देख लें। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप देखें पहली दफ़ा IMF का वफ्द जाके उनसे कह रहा है कि आप साइन करेंगे तो एग्रीमेंट, ये जो इमदाद के जो चेक हैं वो देंगे। और आप देखें अमेरिका में अभी साइफर केस में डोनाल्ड लियो को तलब कर दिया, उधर की जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने कहा जाके उनसे माफ़ी मांगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये लीडरशिप की निशानी है। वरना जेल में तो जरदारी साहब भी रहे, वो कहते जी हम 11 साल रहे, उनसे किसी आलमी इदारे ने क्यों नहीं मुलाकात कर ली? जेल में तो नवाज शरीफ साहब भी रहे थे, उसके बारे में किसी आलमी इदारे का कोई ऐसा बयान नहीं आया। सिर्फ इमरान खान के लिए आप देखें कि IMF हो, अमेरिकन पार्लियामेंट हो, या जो दूसरे इदारे हों, आपने भी जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया था उसकी सब ने मजम्मत की थी। तो इन लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये सर्टिफाइड करप्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ जावेद भाई, बाकी में बातें बहुत हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपकी जीत पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की। लेकिन हमारी असल जीत जब होगी जब हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा मंशूर है उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आमीन आमीन। और ये सारी चीज़ें तो खैर चलती रहती हैं, लेकिन असल उस वक्त होगी कि जब यहाँ की आवाम को बुनियादी सहूलतें मुहैया करते हैं, यहाँ के नौजवान को रोज़गार दें, तालीम दें, सेहत दें, जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है। ज़बरदस्त असल जीत हमारी होगी। बिल्कुल। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब, मैं भी चाहूँगा प्रोग्राम से इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ भी कहती। जाते जाते शोएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि जो आपने फ़ंड्स मुहैया किए 4,06,000 रुपये इंजेक्शन की सूरत में। अल्लाह ताला आपको, अदनान भाई को और तमाम लोगों को इसकी जज़ा अता करे। और इसी तरीके से जब लोग मिलते हैं, जज़ा कहते हैं ना कि एक कारवान बनता है, तो चीज़ें नहायत ही आसान होती चली जाती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।